हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमृत राज और स्वागत है आपका द पैसिफिक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके जो पटवारी के एग्जाम होने वाले हैं। हमारे पैसिफिक एकेडमी द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपके बिल्कुल फ्री टेस्ट लिए जा रहे हैं हर रविवार को। अगर आप चाहो तो ऑफलाइन टेस्ट भी हमारे सेंटर पे, इंदौर के सेंटर पे आके दे सकते हो, और अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हो तो आप द पैसिफिक एकेडमी का ऑनलाइन ऐप इंस्टॉल करके उसमें भी आप बिल्कुल फ्री में न्यू पैटर्न पे जो पटवारी के एग्जाम होने वाले हैं जिसमें 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आप ऑनलाइन भी हमारे ऐप के थ्रू दे सकते हो। इस वीडियो में जो आपका पहला टेस्ट अपलोड हो चुका है या बहुत सारे बच्चों ने ऑफलाइन भी आकर दिया है, उसमें जो जीएस का सेक्शन है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो जीएस के क्वेश्चन में जैसा कि आपको पता होगा टोटल 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एक एक करके आपके जो पहला टेस्ट है उसमें जितने क्वेश्चन आए थे सबके बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि कहां पे हुई जो औद्योगिक आपदा है विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा मानी जाती है। मतलब ऐसी किस जगह पे औद्योगिक आपदा हुई थी जो विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा मानी जाती है। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश के बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे जो आपके एग्जाम आने वाले हैं उसमें भी पूछे जाने की संभावना है। इसका आंसर क्या है सबको पता होगा। इसका आंसर है भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी वो जो है पूरे विश्व की सबसे बड़ी जो है इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। ठीक है, भोपाल में ये हुआ था। कब हुआ था आपसे ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। बहुत बार इसका डेट पूछ लिया जाता है, बहुत बार इसका ईयर पूछ लिया जाता है, और बहुत बार इससे यह पूछा जाता है कि किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो आप बिल्कुल याद रखोगे मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव भोपाल में हुआ था 3 दिसंबर 1984 को, जिसके कारण लाखों लोग प्रभावित हुए थे, हजारों लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। और ये बोला जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी जो है वो क्या है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर आपको इस तरीके से माना जाता है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देख सकते हैं आप इसमें कि 3 दिसंबर 1984 को 30 टन जो है हाईली टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। कहां हुआ था, भोपाल के किस फैक्ट्री में हुआ था, तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो है भोपाल में यह हुआ था, और अभी तक लोग इससे प्रभावित है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पिछले ईयर्स में भी पूछे गए हैं और आगे जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेट याद रखेंगे, गैस का रिसाव याद रखेंगे और कंपनी का नाम याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में सबसे कम उम्र में मुख्य अर्थशास्त्री कौन थे। अगर इसका आप ऑप्शन देखोगे तो इसका आंसर बहुत इजी तरीके से कर सकते हो ऑप्शन में, लेकिन आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, देवदत्त पटनायक। देवदत्त पटनायक जो है ये माइथोलॉजी से रिलेटेड है, माइथोलॉजी में इनका बहुत बड़ा नाम है, ये नहीं हो सकता है। दूसरा देखो सत्या नडेला। सत्या नडेला भी इसमें नहीं होगा क्योंकि सत्या नडेला जो सीईओ हैं ये किसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट के, तो ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा आप देखो रघुराम राजन, बिल्कुल ये सही आंसर है क्योंकि रघुराम राजन जो है वो क्या है, अर्थशास्त्री हैं और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये गवर्नर भी रह चुके हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, रघुराम राजन। चौथा अगर आप ऑप्शन देखोगे तो सुंदर पिचाई, आप सबको पता होगा सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है। किसके, गूगल के सीईओ। तो बहुत बार आप ऑप्शन देख के भी एलिमिनेट कर सकते हो। इन चारों में बस जो अर्थशास्त्री हैं वो कौन है, आपके रघुराम राजन है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सूचना का अधिकार या राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई बोला जाता है, किस वर्ष में पारित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है 2005। आरटीआई में क्या होता है, आरटीआई में राइट टू इंफॉर्मेशन, आप गवर्नमेंट के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मान ले किसी रोड को बनने में 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने खर्च किया है तो आप गवर्नमेंट से इसके बारे में पूछ सकते हैं कि आपने 100 करोड़ रुपए जो खर्च किया है वो कहां कहां पे किया गया है, वो किसके अंतर्गत आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये कब पारित किया गया था, 2005 में। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, या इसको बोलते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क। पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है और ये है आपका इंडिया में। क्या नाम है, क्यूम्बुल लिमजाओ। क्या नाम है, क्यूम्बुल लिमजाओ। ये कहा है आपका, ये है मणिपुर।
कहाँ है आपका ये मणिपुर में। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में बात करूं तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ है, उत्तराखंड में है। भारत का पहला नेशनल पार्क अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और किम्बुल लमजाओ जो है वो पूरी दुनिया का पहला फ्लोटिंग कैसा होता है तैरता हुआ नेशनल पार्क, मैं आपको एक डायग्राम से दिखा देता हूं। आप देख सकते हो इसमें चारों तरफ क्या है, पानी है और बीच में ये नेशनल पार्क यहाँ पे बना। ठीक है, तो पूरी दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो भारत में है और नाम क्या है, क्यूबुल लिमजाओ। कहां पे है ये, मणिपुर में है। अगर अंसी नेशनल पार्क की मैं बात करूं, ये आपका कर्नाटका में है। ठीक है, ये कहां है आपका, कर्नाटका में। बेतला नेशनल पार्क की मैं अगर बात करूं तो बेतला नेशनल पार्क झारखंड में, कहां पे है, झारखंड। अगर बात कर लिया जाए पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां है, इसका भी याद करने का बहुत इजी ट्रिक है। अगर आपको याद हो पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहां पे है, तो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में है। तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क में पूरे इंडिया में कहां पे होगा, मध्य प्रदेश में होगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क की संख्या है वो टोटल कितनी है, 11 है। ठीक है, बहुत सारी किताब में 12 लिखा हुआ है, बहुत सारे में 10 भी लिखा हुआ है। आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश में वर्तमान में 11 नेशनल पार्क है। एक जो है ये प्रस्तावित है, एक जो है वो क्या है, प्रस्तावित है। ये कहां बनने वाला है, तो ये याद रखेंगे ओमकारेश्वर में बनने वाला है। कहां, ओमकारेश्वर में बनने वाला। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो 11 नेशनल पार्क है, 11 नेशनल पार्क में से 6 नेशनल पार्क जो है ये आपके टाइगर रिजर्व के या प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में टोटल 11 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से 6 टाइगर रिजर्व जो है ये क्या है, मतलब 6 जो है वो क्या है, टाइगर रिजर्व के अंदर या प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो याद रखेंगे कान्हा नेशनल पार्क। कौन सा, कान्हा नेशनल पार्क। कब बना था कान्हा नेशनल पार्क, ये बना था 1955 में। ठीक है, और अगर ये पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व, तो वो भी कान्हा नेशनल पार्क में बना था 1973 और 74। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम देखेंगे किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको लगेगा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, बिल्कुल पूछा गया है। जितने भी इसमें क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर व्यापम के जो एग्जाम्स हुए हैं उसी में पूछी गई है, तो आप सबको इसका आंसर पता होगा। क्या नाम है, नर्मदा रिवर जो है वो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, मध्य प्रदेश के साथ गुजरात की भी जीवन रेखा किस नदी को बोला जाता है, तो आप याद रखेंगे नर्मदा नदी को बोला जाता है। नर्मदा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई भी कहां है, मध्य प्रदेश में ही है। देख लेते हैं कहां से निकलती है, तो ये अमरकंटक से निकलती है। कहां से निकलती है, अमरकंटक से। और भारत के 3 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए ये कहां चली जाती है, ये आपकी अरेबियन सी में चली, ये आपकी अरब सागर में इसका क्या है, डेस्टिनेशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है कि भारत द्वारा 1983 का जो विश्व कप हुआ था उसके कैप्टन कौन थे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आप सबको पता होना चाहिए। उसके कैप्टन हमारे कौन थे, कपिल देव थे। ये कब की बात हो रही है, 1984 की। इसके बाद भारत ने विश्व कप कब जीता, ये जीता 2011 में। तो 2011 का कैप्टन कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी। 2011 के कैप्टन कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी। यहां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1983 के जो कैप्टन कौन थे, कपिल देव थे। अब देख सकते हो यहाँ पे कपिल देव वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है ना लिए हुए हैं। एक चीज करंट में आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड कप का जो है, किसकी बात हो रही है, वर्ल्ड कप की बात हो रही है। वर्ल्ड कप 2023 में होने वाला है, कितने ओवर वाला, 50 ओवर वाला, है ना, 50 ओवर्स वाला, या इसको बोलते हैं वनडे वर्ल्ड कप। ये कहां होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया में होने वाला है। वर्ल्ड कप 2023 का होने वाला है, इंडिया में होने वाला है। और सब लोग ये ऐसा होप कर रहे हैं कि इस बार भी वर्ल्ड कप भारत जीत जाए। लास्ट टाइम भारत ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता था और उसके पहले 1983 में जीता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, बाणभट्ट के नाम पे बाण सागर रखा गया है। बाणभट्ट के नाम पे बांध का नाम क्या रखा गया है, बाण सागर। तो ये पूछा जा रहा है कि बाणभट्ट कौन थे। सिंपल सा इसका क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, ये संस्कृत के क्या थे, कवि थे। संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे बाणभट्ट। इन्हीं के नाम पे बांध का नाम क्या रखा गया है, बाण सागर रखा गया है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा भारत में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है अभी कहाँ है, उत्तर प्रदेश की। अप्रोक्स आप ये समझ सकते हो 23 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या आपकी कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की अकेले की है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो आप सबको पता होगा कि 7 करोड़ है ना, 26,26,000 है ना, इस तरीके से मध्य प्रदेश के आप 7 करोड़ भी याद रखोगे तो आपके लिए इनफ है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपसे पूछी जा रही है, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा, उत्तर प्रदेश। कितना है, 23 करोड़। अगर मैं बात करूं पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश की क्या रैंकिंग है, तो पूरे इंडिया में जो मध्य प्रदेश की पहले रैंकिंग थी वो 6ठे नंबर पे थी। मतलब 2011 का अगर सेंसस की मैं बात करूं तो उस समय मध्य प्रदेश जो था वो 6ठे नंबर पे था, लेकिन अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश जो है वो आपका 5th नंबर पे आता है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश किस नंबर पे आता है, 5th नंबर पे। क्यों, क्योंकि 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होके क्या बन गया आपका, तेलंगाना। तो जब आंध्र प्रदेश से अलग होके तेलंगाना नहीं बना था तब मध्य प्रदेश की जनसंख्या का जो रैंकिंग थी वो पूरे इंडिया में क्या थी, 6 थी, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, 5th नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस या श्वेत क्रांति, या पूछा जा रहा है व्हाइट रेवोल्यूशन, किसकी बात हो रही है, व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर, है ना, वही पूछा जा रहा है ना कि फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, वर्गीस कुरियन है। ठीक है, चले जो पहला नाम इसमें दिया हुआ है क्या है, एम एस स्वामीनाथन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो एम एस स्वामीनाथन जो है ये ग्रीन रेवोल्यूशन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है तो आप क्या बताओगे, एम एस स्वामीनाथन। व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर पूछ लिए जाए तो क्या बताओगे, वर्गीस कुरियन बताओगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित घरानों में से कौन सा घराना मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। क्या लिखा हुआ है, कौन सा घराना मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ नहीं है। चलो मैहर घराना, बिल्कुल आपको पता होगा, मैहर तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, तो मैहर घराना मध्य प्रदेश में ही होगा। ग्वालियर भी आपका मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो ग्वालियर भी कहां होगा, मध्य प्रदेश। किराना और सेनिया ये दोनों आपने नहीं सुना होगा। चलो किराना अगर मैं क्या बोलता है घराने की बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश का है। किराना घराना कहां आपका आता है, उत्तर प्रदेश में। और सेनिया जो घराना है, अगर आपने तानसेन का नाम सुना होगा, किसका, तानसेन का नाम सुना होगा, तो तानसेन घराने का ही एक नाम क्या है, सेनिया। और आपको पता होगा तानसेन भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, किराना, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से नहीं, कहां से रिलेटेड है, ये आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। चल निम्नलिखित में से किस स्थान पे कुंभ का मेला आयोजित नहीं होता है। देखिए मैं पहले ही आपको बता दूं, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे एमपी के व्यापम एग्जाम जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं उसी से सारे क्वेश्चन ये उठाए गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं पटवारी में भी आपके इसी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या पूछ रहा है, कहां पे कुंभ मेला नहीं होता है, उज्जैन में होता है, बिल्कुल होता है। नासिक में होता है, बिल्कुल होता है। इलाहाबाद में होता है, बिल्कुल होता है। सांची में होता है, क्या नहीं होता। इसका राइट आंसर क्या है, सांची। लेकिन कुंभ मेला हर 12-12 साल में एक जगह पे होता है। लास्ट टाइम मध्य प्रदेश के उज्जैन में कब हुआ था, ये हुआ था 2016 में। कब हुआ था ये, 2016 में हुआ था। अगला कब होगा, 2028 में। ठीक है, देखिए पूरे भारत में 4 जगह पे कुंभ मेला होता है, एक तो उज्जैन, दूसरा नासिक, तीसरा इलाहाबाद, और चौथे की मैं बात करूं, चौथा होता है आपका हरिद्वार में, हरिद्वार। कभी कभी अगर क्वेश्चन को टफ करना होता है तो ये भी पूछ लिया जाता है कि किस नदी के किनारे होती है। जो भी स्थान है उज्जैन, नासिक या इलाहाबाद जिसका प्रयागराज नाम है, या हरिद्वार, ये चारों नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो उज्जैन की मैं बात करूं, आपको पता होगा शिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, नासिक की मैं बात करूं, गोदावरी नदी के किनारे है। इलाहाबाद प्रयागराज तो आपको पता होगा गंगा और यमुना के संगम पे है ये। और हरिद्वार किस नदी किनारे है, गंगा नदी किनारे। आपके लिए बहुत एक अच्छा सा मैंने डायग्राम लाया है, आप ये देख सकते हैं। देखो इलाहाबाद में ये किस नदी के किनारे, यहाँ गंगा यमुना के संगम पे। हरिद्वार में कौन सी नदी के किनारे, गंगा के किनारे। उज्जैन में किस नदी के किनारे, शिप्रा के किनारे। और गोदावरी जो है वो, नासिक जो है वो गोदावरी के किनारे है। इन 4 जगह पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निमाड़ उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत बार ये पूछ लिया भी जाएगा, निमाड़ उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए मुख्य रूप से ये महेश्वर में मनाया जाता है। मनाया तो सब जगह जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? महेश्वर। महेश्वर किस नदी के किनारे है? महेश्वर आपका नर्मदा रिवर के कॉर्नर में है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस महीने में या कार्तिक महीने में किस रात को मनाया जाता है? तो ये पूर्णमासी की या जो फुल मून होता है, हर साल फुल मून के रात में ये त्योहार जो है आपका मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या लिखा हुआ है? एक जैविक पदार्थ है जिसे घोंघे या सीप जैसे समुद्री प्राणियों से प्राप्त किया जाता है। तो आपको पता होगा मोती जो होता है, जो पर्ल होते हैं, वो आपके घोंघे या सीप जैसे समुद्री प्राणियों से ही प्राप्त की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के बिस्मार्क, क्या बोला जा रहा है कि किसे भारत के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। और इनको क्या बोला जाता है? मतलब इनके नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई गई है, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो सभी रियासतों को मिलाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल था। इस कारण से इनको यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनके नाम पे बनाया गया है। और भारत का बिस्मार्क भी किनको बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। कहां बनाया गया है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? आपको पता होना चाहिए, गुजरात में। और क्यों इंपॉर्टेंट है? किस रिवर के साइड में या कॉर्नर में बनाया गया? तो अगेन नर्मदा रिवर। कौन सी? नर्मदा रिवर के कॉर्नर पे ये बनाया गया। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो याद रखेंगे ये है आपका कुंचिकल जलप्रपात। किसकी मैं बात कर रहा हूं? कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहां है ये? कर्नाटक। कहां है ये? कर्नाटका में है। पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, पूछा जाएगा कौन सा है? ये है एंजल जलप्रपात। ये कहां है? ये वेनेजुएला में है। एंजल जलप्रपात कहां है? वेनेजुएला में है। कुंचिकल जलप्रपात कहां है? कर्नाटका में है। याद रखेंगे ये भारत का सबसे ऊंचा है, और वो जो एंजल जलप्रपात है वो पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इजी क्वेश्चन है कि हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? यूपीएससी के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो ये करा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं, यही जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अपॉइंटमेंट करते हैं। और भारत के जितने भी टॉप लेवल के पोस्ट होते हैं, जैसे जितनी भी हमारी आर्मी है, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनके भी जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, उनका भी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनका भी अपॉइंटमेंट किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति। यूपीएससी के यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यूपीएससी के भी अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, या यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आप याद रखेंगे प्रेसिडेंट के द्वारा ये किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन है ना? तो याद रखेंगे एमएस सब्दुलक्ष्मी। एमएस सब्दुलक्ष्मी जो है, ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश के साउथ में कौन सा राज्य? अगर आपको मैप याद होगा तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। हम मैप ही देख लेते हैं, तभी आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। पूछा जा रहा है, ये आपके सामने मध्य प्रदेश का मैप है। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में आपको पता होगा कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। अगर आपसे पूछ लेता मध्य प्रदेश के उत्तर में, तो याद रखेंगे एक तो आपका कौन सा है? राजस्थान है, और एक आपका उत्तर प्रदेश, मतलब राजस्थान और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के नॉर्थ में लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है। साउथ में अगर आपसे पूछ ले तो महाराष्ट्र है। वेस्ट में अगर पूछ ले तो आपका गुजरात है, और ईस्ट में अगर आपसे पूछ ले तो छत्तीसगढ़ है ना। टोटल जो है आप देख सकते हो कि साउथ में आपका कौन सा है? महाराष्ट्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गीतांजलि है ना, किसके द्वारा लिखी गई कविताओं में से एक है? या किसकी कविताओं के संग्रह में एक गीतांजलि कविता भी आपकी आती है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी रचना की थी? गीतांजलि की रचना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। अभी जस्ट इसके पहले भी हमने लेक्चर में, मतलब क्वेश्चंस में ही हमने देख लिया कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको बोला जाता है? नर्मदा को। तो जिसको जीवन रेखा बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? वही सबसे लंबी होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा उसी को तो जीवन रेखा बोलेंगे। तो मध्य प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है आपकी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा।
कितनी लंबाई है? तो बिल्कुल इजी याद रखना है, 13-12 किलोमीटर। कहां से निकलती है? मैंने अभी आपको बता दिया, अमरकंटक से ये नदी निकलती है, 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है। वही आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया, बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, लोग इन्हीं को गलत करके आ जाते हैं। तो बिल्कुल काम हो कि स्थिर से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ें और उसका सही आंसर आप दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? भारत के वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में है? तो करंट डेटा के अनुसार आप याद रखोगे 25.14% पूरे भारत का जो वन क्षेत्र है उसमें मध्य प्रदेश का आता है। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको मैंने बताया पूरे भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र भी कहां है आपका? मध्य प्रदेश में। देखिए क्या लिखा हुआ है, ओलंपिक खेलों में 5 क्या है, अंतर्गति छल्लों के रंग, जो रिंग्स होते हैं 5 जो रिंग्स है, अगर आप देखोगे ओलंपिक में 5 जो रिंग्स है, तो ये पूछा जा रहा है उसके कलर कौन कौन से हैं। तो मैं आपको रिंग्स ही दिखा देता हूं तो आप बिल्कुल इजी तरीके से देख पाओगे। देखो ये आपके रिंग्स है, 5 रिंग्स है और 5 कॉन्टिनेंट्स को ये बेसिकली डिफाइन करते हैं। पहला जो रिंग है आप देख सकते हो इजी, ये कौन सा रिंग है? ब्लू। कौन सा रिंग है? ब्लू। उसके बाद देखो ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ये आपका है ब्लू, उसके बाद आ जाता है येलो। कौन सा है आपका? येलो। फिर आप देखोगे कौन सा आपका? ब्लैक। फिर आप देखोगे कौन सा आपका? ग्रीन। और फिर लास्ट में आपका कौन सा आ जाता है? रेड। चलो हम अब ऑप्शन में देख लेते हैं, पहला ब्लू, फिर येलो, फिर ब्लैक। कौन से आ रहा है? इसमें तो पर्पल हटा दो, इसमें ब्राउन है, इसमें ऑरेंज हटा दो, तो कौन सा? ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। ये जो है ओलंपिक के 5 रिंग्स हैं जो 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाती है। कौन कौन से 5 कॉन्टिनेंट है? ब्लू जो है कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ब्लू जो है वो यूरोप को, आपका येलो जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट को दिखाता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कौन दिखाता है? ब्लैक दिखाता है, ओशिनिया कॉन्टिनेंट को कौन दिखाता है? ग्रीन दिखाता है, और रेड जो है ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट को दिखाता है। ओशिनिया कॉन्टिनेंट वही जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास का कॉन्टिनेंट है, बहुत जगह ऑस्ट्रेलिया भी मिलता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और वहां पे सोलोमोन आइलैंड है, ये सबको मिला के क्या बोला जाता है? ओशिनिया बोला जाता है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए ये आपका जो है, आपका जो एफएलटी हुआ था उसका फर्स्ट जो सेट आया था उसमें जीके जीएस से इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने थोड़ा सा स्पीड में आपको बताया है। मैं चाहता हूं आप जो इसको टेस्ट जिन्होंने नहीं दिया है वो ऑफलाइन अगर देना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पे आके दे सकते हैं, और अगर वो ऑनलाइन देना चाहते हैं तो हमारे ऐप द पैसिफिक एकेडमी का ऐप है प्ले स्टोर पे, द पैसिफिक एकेडमी का ऐप भी डाउनलोड करके वो बिल्कुल इस टेस्ट को फ्री में दे सकते हैं। अभी 3 टेस्ट डल चुके हैं और हर संडे को इस टेस्ट का आयोजन होता है। मैं चाहता हूं बिल्कुल न्यू पैटर्न पे जो पटवारी का टेस्ट है 200 नंबर वाला, आप इस ऐप पे दे सकते हैं और अपने स्कोर को आप देखें कि हमें किस सेक्शन में ज्यादा मेहनत करनी है। हमने आज जो पहला टेस्ट हुआ था उसमें जीके जीएस के जितने क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में डिस्कस किया। बहुत जल्दी जो दूसरे टेस्ट हैं उसमें जो जीके जीएस का सेक्शन है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका भी डिस्कशन हम करेंगे। अगर आपके उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका डिस्कशन देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसका भी देख सकते हैं। बहुत जल्दी जो सारे सब्जेक्ट हैं जैसे आपके हिंदी का है या इंग्लिश का या कंप्यूटर का, सभी के जो उसके एक्सपर्ट फैकल्टी हैं उसके जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे यहाँ पे आके डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।